हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अभी हम लोग का एक बुनियादी बैच एनसीईआरटी की छठी क्लास की एनसीईआरटी की छठी से 12वीं क्लास तक की चल रही है, उसी में अभी हम लोग 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी पॉलिटी का है उसको अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए अध्याय 8 में क्या कहता है। हास्यकरण से निपटना कह रहा है। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। बिल्कुल हर कम्युनिटी के लोग करते हैं, हर लोग करेंगे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हास्याई समुदाय रहते हैं। अब समझ में आ रहा है ना? मतलब कह रहा है कि संघर्ष है, ठीक। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाए जहां पे कौन रहते हैं, पे कौन हास्याई समुदाय ग्रुप रहते हैं। यानी कि देखिए जिन समाज के जिन वर्ग लोगों का हास्यकरण किया जाएगा, हास्यकरण पे हैं, उन्होंने संघर्ष तो करेगा ना, अपनी समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कल्चर के लिए, अपनी विधि व्यवस्था के लिए। चुप नहीं बैठेगा कोई, संघर्ष करता है, कोई भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतों एवं अन्य हास्याई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते, किसका? लोकतांत्रिक, ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक की बात अब करने लगा। लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल सच सही कह रहा है भाई। लोकतंत्र में जी रहा है, समानता का अधिकार उसको भी है, उसको भी मिलना चाहिए सम बराबर का अधिकार, और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हास्याई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं, ठीक ना। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को, कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। मतलब कह रहा है कि अब यहाँ पे यह मामला कहाँ की तरफ मूव कर लिया? संविधान की तरफ। संविधान क्या कहता है? हम भी लोकतंत्र में हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हम कैसे हमारी अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी विधि व्यवस्था, अपनी भाषा से कैसे कोई व्यक्ति हमको वंचित कर सकता है। अब हम संविधान का सहारा लेने की बात करते हैं, सहारा लेंगे, ठीक है। देखिए अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है मौलिक अधिकारों का उपयोग। अब देखिए आगे ना मौलिक अधिकारों के उपयोग पे देखिए क्या कह रहा है। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक हास्याई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए
दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। अब समझ में आया क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि किसी तरीके से जो समुदाय हाशिए के शिकार हैं उनको अब कानूनी कार्रवाई दे, सरकार उनके साथ जो हो रहा है अन्याय है उस पर ध्यान दे, उसको मजबूर हो, ध्यान देने के लिए मजबूर करे, ठीक ना। इन द सेंस कि मजबूर कौन करेगा? लोग मजबूर करेंगे कि आप देखिए इस समुदाय के साथ क्या हो रहा है, या जिन समुदाय के साथ हो रहा है वह सरकार को मजबूर करेगा कि आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, मुझे भी मौलिक अधिकार मिला है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। आ गए ना? मतलब क्या इसका? समानता, है ना। चलिए, इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है। फिर कह रहा है संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 14 से 18, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा है इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, ठीक है, इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। अब देखिए, इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, अगर लगता है तब नहीं कर रही है, ठीक, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। क्या करे? न्याय प्रदान करे, ठीक, और सरकार उसके सुरक्षा का व्यवस्था भी करे। फिर कह रहा है इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व है और न ही वह नष्ट हो। अब समझ में आया ना? मतलब क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य क्या है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय का की वर्चस्व हो और न ही उनकी कल्चर नष्ट हो। इसकी सुरक्षा की गारंटी भी हमारी सरकार देना है। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। क्या है? काया है दूषित। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। काया है दूषित, कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही है अनुष्ठान, वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है इस ईश्वर की महिमा। समझ में आ रही है ना? ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर,
दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, हमारे चोखा है और कहना। आ रहा है ना, इस तरीके की कहावत ये कह रही है, कहानी कह रही है। अब कह रहा है हंसियाई तबकों के लिए कानून। देखिए कौन सी कानून बन रहा है हंसियाई तबके के लिए। हंसियाई मतलब जो लोग लोगों को मतलब जिन लोगों को डिस्टर्ब किया गया है, जिनके कल्चर को क्या किया गया है, डिस्टर्ब किया गया है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों के या सर्वेक्षण आदि के नतीजे पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों का प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। फिर कह रहा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। देखिए संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। क्या कह रहा है, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके। मतलब समझ में आ रहा है ना। इसके लिए क्या किया गया है, अब सरकारी आवास की सुविधा किया गया है, सरकारी योजनाएं बनाई गई है ना, यानी कि सही तरीके से वह शिक्षा प्राप्त करे, सुविधा से शिक्षा प्राप्त करे। जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके रहन सहन में क्या आएगी, बदलाव आएगी। जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों को उपलब्ध न हो, ठीक है, अपने इलाके में उपलब्ध न हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। फिर कह रहा है, सो देखिए फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। आरक्षण कहते हो ना कि इन वर्गों को इतना आरक्षण दिया गया। क्या आरक्षण का मतलब क्या होता है, समाज में दबे कुचे लोगों को विकास की धारा से जोड़ना, यानी वहां तक लाके उनको पहुंचाना, वह आरक्षण होता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ठीक ना। क्या करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, उसकी बात कर रहा है वो। फिर कह रहा है आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बेस पे क्या होता है, आपको नौकरी में रिजर्वेशन मिल जाती है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। एक सरकार ने क्या किया, एक लिस्ट तैयार कर दिया कि किन किन वर्गों को कितने % आरक्षण दिया जाएगा, उसकी बात वह कर रहा है, ठीक है। देखिए कॉलेजों खास तौर से मेडिकल कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ का न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार
दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासियों को विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में और विस्तार से जानेंगे। मतलब क्या कह रहा है कि सरकार इनके लिए अलग से व्यवस्था कर रही है। अब इनको अलग से एजुकेशन दो, क्योंकि अलग से इन द सेंस कि इन पे फोर्स करो कि आप आइए पढ़िए, आप हमारे हॉस्पिटल का व्यवस्था लीजिए, आप हमारे स्कूल का व्यवस्था लीजिए। मतलब इस तरीके की उनको मोटिवेट करो, ताकि इससे क्या होगा, समाज के उन जो वर्ग हैं जो अभी पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, को क्या करो, विकास की धाराओं से जोड़ने का काम करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक योजना है, इसमें आपको अपनी राय देना है। विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था, विशेष स्थानों का गठन, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। ठीक, अब इसमें आपको अपने अपने विचार देने हैं। अब इसमें कह रहा है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या रक्षा की बात करता है। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। आसियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई नए कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ तक कि सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं। चकमालगुड़ गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर साल 5 से 1 में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है। समझ रहे हो ना, क्या करता है, सारे पुजारियों का पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। देखिए जकमालगुड़ में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भी भारी रस्म सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास ही के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब रत्नम की बारी आई। रत्नम शायद देखिए नहीं करे, उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। भाई क्यों करेंगे ऐसा? तुम हमको मंदिर में नहीं जाने दोगे, है नहीं, मंदिर तुम्हारा छुआ हो जाएगा है, और तुम्हारा पैर का पानी धो के हम उसको नहाए, ये कहाँ का मतलब है भाई? ऐसा करने से क्या कर दिया उन्होंने? मना कर दिया। ठीक किया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता। क्या कहा उसने? वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे। जब भी आप समाज में कोई नया परिवर्तन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके समाज के लोग आपका विरोध करते ही करते हैं। ठीक, उच्च जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का यह नौजवान उनका हुक्म मानने से डर कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। देख लिए ना, मतलब रत्नम अगर सही चल रहा है तो लोगों ने उसको किस तरीके से क्या कर रहा है कि अब यह लड़का हुक्म नहीं मानता है, समाज में बड़ा होशियार हो गया है, बहुत पढ़ लिख लिया है, बहुत नॉलेज हो गया है, इस तरीके की लोग कहते हैं। अब देखिए रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे, कहीं मारे नहीं, कहीं पीटे नहीं। ठीक, उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे? ये भी एक समस्या है। डर से लोग मानते हैं बड़ों की जिंदगी की गुलामी। जिंदगी कैसे चलेगी? ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। मतलब ब्रेन वॉश कर रहा है। रत्नम की दलील यह थी कि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। अब लगाया लॉजिक अपना, भाई मंदिर हम गए ही नहीं, देवता हम पे गुस्सा क्यों हो जाएंगे? ठीक,
हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पैर का धोया हुआ से नहीं नहाएंगे। अब देखिए, भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर के क्या दोहे थे? कबीर 15वीं सदी के कवि थे, ठीक। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित था। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। फिर है उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साथ कुम्हार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। मतलब कह रहा है, कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है सब सम्मान है, सब बराबर है, ठीक। फिर कहता है उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हंसियाई समूह और सामाजिक उच्च से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, ठीक है। देखिए, अब कह रहा है ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। अब समझ में आया क्या कह रहा है कि ताकतवर जो जाति थे, अब उन्होंने हुक्म दिया, क्या दिया? रत्नम को और उसके परिवार का जो लोग हैं उसको क्या करे? बहिष्कार करे समाज से, मतलब वंचित कर दे समाज से। सभी को यह आदेश दिया गया, जितने भी लोग थे उनके उच्च जाति के लोग, सबको आदेश दिया गया कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी आग लगा दी। कौन लगा दिया? बड़े लोग, इन द सेंस कि जो ताकतवर जाति के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? रत्नम के घर में आकर आग लगा दिया। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थानों में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे, उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। डर से लोग बोलते नहीं थे कि अगर उसका, समझ रहे हैं ना, कि एक मेरे बराबर में मेरे ही समुदाय के लोगों को आग से जला दिया गया, घर में आग लगा दी गई, लेकिन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे डर लगी हुई है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही घटना ना कहीं घटा दे, क्योंकि ये जो ताकतवर जाति के लोग हैं इनकी वर्चस्व थी समाजों में। फिर कह रहे हैं स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मतलब लास्ट तक क्या करना पड़ा? वह व्यक्ति उब गया और उसको घर छोड़ के बाहर जाना ही पड़ा। देखिए आगे, अब कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, है ना। अभी अत्याचार जो हो रहा था रत्नम पे, उसके एस्ट में क्या बनाया गया? कुछ अधिनियम बनाए गए। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। अब समझ में आ रहा है ना? एक शिकायत दर्ज करवाया और क्या किया? कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में, देखिएगा यह क्वेश्चन है, ठीक ना, 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, ठीक है। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भी भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले व्यवहार और दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे।
मतलब समझ में आया? ये कानून क्यों क्या कह रहा है कि जो समाज में ठीक आदिवासी पे, मतलब एक तरीके से उनके बात करिए, दलितों की बात करिए, दलितों पे ठीक और आदिवासियों के साथ जो प्रत्येक दिन जो घटनाएं घट रही है रोजमर्रा की जिंदगी में, उस पर रोक लगाने के लिए यह काम किया जा रहा है। उसकी रोक लगाने के लिए यह अधिनियम पास किए। ये तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसा रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता के अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। ठीक, इसलिए इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे। समझ रहे हैं ना? सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए। छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा की प्रावधान किया जाए। नारायण, मतलब जो व्यक्ति इस तरीके का समाज के उच्च जाति के लोग आदिवासियों पे या दलितों पे जो अत्याचार करते हैं, उनके क्या किया जाए, एक लिस्ट बनाया जाए और उस पर कंट्रोल करने के लिए, अपराध जो करते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है इसी प्रकार 1970 में और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा होता ही है। फिर कह रहा है यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। ऐसे कानून बने हुए हैं, है ना? इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। फिर कह रहा है दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या के स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती किसी व्यक्ति को जमीन अगर हड़प लेता है, ठीक, खास करके आदिवासियों का और इसका दलितों का, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और सजा भी दी जाएगी। उसकी बात यह कह रहा है। अब कह रहा है कि एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। क्या है? एक खास तरह के
अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। अगर आप हमला करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती किसी तरीके से जमीन कब्जाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या करना होगा, आपको एक सजा भोगना पड़ेगा। इन द सेंस कि आप अपराध करते हैं, अपराध श्रेणी में आपकी गिनती की जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये कह रहा है हाथ से मैला उठाने का कलंक। ठीक है, हाथ से, देखिए हाथ से एक महिला मैला उठा रही हैं। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। ठीक है, यह काम आमतौर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के लिए बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक शौचालयों की सफाई करते हैं। समझ आ रहा है ना, सिर पे गंदगी उठा के और फेंकने वाले ये लोग ये सोचते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा यही काम है। ठीक है, फिर कह रहा है सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है, थोड़ा सा पैसा तो देते हैं। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 30 से 40 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है ना, इससे भी कम मिलता है। सोचिए क्या स्थिति है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा, भारतीय संविधान में ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत वाला मामला है ना, प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने की भी नहीं दिया जाता। ठीक है, अब कह रहा है 1993 में सरकार ने इम्प्लीमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। ठीक ना, यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय में कर दिया। ठीक, याचिका दायर करने वालों का कहना था सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे कर्मचारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, मंत्रालय को आदेश दिया 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में है पाई जाती है, संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। मतलब अभी भी अगर लोग सिर पे मैला धोते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करिए, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए और उनके लिए एक कार्यक्रम तैयार करिए कि वो लोग अपने जीविकों का उपार्जन किस तरीके से करें, तभी जाके यह बंद होगा। अदरवाइज इस तरीके से कहने से बंद तो नहीं होने वाला। अब है इसमें आदिवासियों की मांगे और 1989 ठीक है, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, आदिवासियों की मांगे और 1989 का
अधिनियम। देखिए 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। ठीक है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता था। मतलब समझ में आ रहा है ना, संवैधानिक रूप से अब जो जमीन है आदिवासियों का वह किसी और व्यक्ति को नहीं बेच सकते आप। फिर कह रहा है जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने ऐसा बेच भी दिया तो उनको क्या करना चाहिए, जमीन वापसी को कर देना चाहिए। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट दी है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। श्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में, मतलब कह रहा है कि सरकार जब ये कह रही है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं ठीक पुनर्वास के लिए, तो उतना खर्च वहां जो करते हैं तो यही रोकने का खर्च कर लीजिए। ऐसी योजना बनाइए जो वहीं ना जा पाए, रुक जाए वहीं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। ठीक है, चलिए अब है निष्कर्ष। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। ठीक है, क्या है निष्कर्ष? निष्कर्ष यह है किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून नीति वास्तव में लागू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है, पेपर पर लिखने से नहीं होता, वह नीति और कानून को इंप्लीमेंट करवाना होता है, वहां तक ले जाना होता है। इन प्रावधानों को अमली जमा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ये कहा एक क्वेश्चन है इस तरीके का, क्या है क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब यहाँ पे दिया है शब्द संग्रह। ठीक, फिर कह रहे अब ये अगला चैप्टर हमारा ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई 5, ये है हमारा। ठीक है, इकाई 5 का है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, इसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।